हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 20 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावो नूरमी खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों, पावो नूरमी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अब सवाल आता है कि जो पावो नूरमी गेम्स हैं, इनका आयोजन किस देश में किया गया है? तो इनका आयोजन फिनलैंड में किया गया है। तो फिनलैंड का जो तुर्कू नामक शहर है, उसका जो पावो नूरमी स्टेडियम है, वहां पर ये गेम्स आयोजित किए गए हैं। तो नीरज चोपड़ा ने 85.97 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। आपको याद रखना है कि जो पावो नूरमी गेम्स है, इनका पहला आयोजन 1957 में किया गया था। नीरज चोपड़ा ने इस साल दोहा डायमंड लीग 2024 में सिल्वर मेडल जीता हुआ है और फेडरेशन कप 2024 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो ये 2 मेडल अब तक जीत चुके हैं नीरज चोपड़ा, यानी कि इस साल उनके 3 मेडल हो गए हैं। दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल, फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल और अब पावो नूरमी गेम्स में गोल्ड मेडल। यहां पर बात आई है फिनलैंड की। तो फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है और नाटो का 31वां सदस्य है। इस बात को आप याद रखिएगा। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। और अगर आपसे पूछा जाए कि नाटो का 32वां सदस्य अभी हाल ही में कौन बना है, तो वो बना है स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। चलिए अब नीरज चोपड़ा की कुछ प्रमुख उपलब्धियां डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2016 की। तो 2016 में उन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप और साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2018 में एशियाड गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और ये जो टोक्यो ओलंपिक आयोजित किए गए थे 2020 के, ये कब आयोजित किए गए थे? 2021 में। 2022 में उन्होंने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता था और 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो ये उपलब्धियां हैं नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा को अभी हाल ही में एवरेडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और लॉरियस के एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर भी हैं। नवदीप सिंह गिल के द्वारा नीरज चोपड़ा पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसलिए अब 7 अगस्त को भारत में भाला फेंक दिवस या जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार राज्य में स्थित है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो उसके एक नए कैंपस का उद्घाटन किया है किसने? पीएम मोदी ने। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। झारखंड में अभी हाल ही में पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ओडिशा राज्य के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पुराना नालंदा विश्वविद्यालय है या जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और अब जो नया बनकर के विश्वविद्यालय तैयार हुआ है जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो वो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो ये पूरा उसका कैंपस है जो आप देख पा रहे हैं। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसी के एक नए कैंपस का उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और दोस्तों, ये जो कैंपस बनाया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी का, ये बनाया गया है 1749 करोड़ रुपए की लागत से। और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें पीएम मोदी जी ने उद्घाटन किया है,
तो उसमें 17 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी में 17 देशों के लगभग 400 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के 10 सब्जेक्ट में पढ़ाई की जा रही है। 550 क्षमता का एक हॉस्टल भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, अब ये जो नया नालंदा विश्वविद्यालय बना है, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और फिर 2010 से ये अस्थायी भवन में चल रहा था, लेकिन 2017 में एक नए कैंपस का निर्माण शुरू किया गया था और अब ये नया कैंपस बनकर के तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह बिहार राज्य के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के राजगीर में स्थित है। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र रहा है। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों से छात्र पढ़ने आया करते थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में हुई थी। फिर 12वीं शताब्दी के अंत में एक हमलावर आता है जिसका नाम होता है बख्तियार खिलजी। तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय के मठ को ध्वस्त कर दिया था और भिक्षुओं को मार डाला था और जो वहां का पुस्तकालय था उसको जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के जो खंडहर हैं उनको संयुक्त राष्ट्र धरोहर स्थल 2016 में घोषित किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय में एक आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी कि यहाँ पर छात्र रहते थे और अध्ययन करते थे। अब हम ऐसे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। जैसे टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा अभी हाल ही में चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। तो इन्हें अभी हाल ही में कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन एमएस स्वामीनाथन की बेटी हैं। एमएस स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO के मुख्य वैज्ञानिक के पद पर भी काम कर चुकी हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो इन्हें मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है 2024 में। यूजीसी ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि बिहार का विश्वविद्यालय है, तो इसे अभी हाल ही में श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा विनोद गनात्रा को। तो विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बात आई है मिशेल टेला ग्रैंड की। तो इन्हें एबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए, नोवाक जोकोविच की बात करें तो इन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है और पावुलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो जो विनोद गनात्रा है वह एक प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता हैं। तो उनकी फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के द्वारा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस देश के द्वारा दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। विनोद गनात्रा यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विनोद गनात्रा की बात करें तो यह एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और संपादक हैं और ये वर्तमान में मुंबई में रहते हैं। गनात्रा को एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर्स के द्वारा दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं नेल्सन मंडेला की। तो इनके बारे में आपको कुछ जानकारी पता होनी चाहिए। तो इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है और यह दक्षिण अफ्रीका के पहले आश्वेत राष्ट्रपति हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। 1993 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा इन्हें 1990 में भारत रत्न से
सम्मानित किया गया था। आपको याद रखना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति कौन हैं, तो वो हैं नेल्सन मंडेला। 18 जुलाई को उनके सम्मान में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। चलिए 2024 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है इसरो को, तो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है इसरो को। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है भूटान के द्वारा पूनम खेत्रपाल सिंह को। सीएमडी ऑफ द ईयर 2024 प्रदीप कुमार दास को प्रदान किया गया है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 प्रोफेसर वीआर कंबोज को प्रदान किया गया है। कुवेम्पु पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। महागौरव पुरस्कार 2024 निखिल वाघ को प्रदान किया गया है। शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को प्रदान किया गया है। ईडी बिरला पुरस्कार 2024 डॉक्टर अदिति सेन डे को प्रदान किया गया था। और रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 पंकज कुमार चटर्जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो म्यांमार से आपको याद रखना है कि म्यांमार में जो चक्रवात मोचा आया था, तो उससे प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। भारत ने ईरान का चाबहार बंदरगाह अभी हाल ही में 10 साल के लिए लीज पर लिया है। और ताइवान की बात करें तो ताइवान की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में ये फैसला लिया गया है कि मुंबई में उसके द्वारा तीसरा राजनयिक कार्यालय खोला जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अभी हाल ही में थाईलैंड की संसद के द्वारा विवाह समानता विधेयक पारित किया गया है और इस प्रकार से थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। और अगर हम एशिया की बात करें तो ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश बना है। थाईलैंड की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी बैंकॉक है, प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसिन और यहाँ की भाषा है थाई और करेंसी है बाहत। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी कुछ समय पहले शोधकर्ताओं के द्वारा थाईलैंड में 8 आंखों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति का पता लगाया गया है। भारत के द्वारा भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अवशेष अभी हाल ही में थाईलैंड में दर्शन के लिए भेजे गए थे। भारत थाईलैंड के बीच में पहला नौसेना अभ्यास अयुत्या 2024 में आयोजित किया गया है। थाईलैंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री प्रवेश की घोषणा की है। इसके अलावा अभी हाल ही में इराक ने समलैंगिक संबंधों पर कठोर कानून बनाया है जिसमें 15 साल तक की सजा का प्रावधान है। घाना की संसद ने अभी हाल ही में LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है और ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई राष्ट्र बना है। और अभी हाल ही में नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा जर्मनी में। तो जर्मनी में वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। स्विट्जरलैंड की बात आई है तो स्विट्जरलैंड में अभी हाल ही में यूक्रेन शांति सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है। इटली में अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है और स्पेन में महासागर दशक सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो जर्मनी के वॉन में अभी हाल ही में वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है जिसका उद्देश्य था जलवायु कार्रवाई से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटकर COP29 का मार्ग प्रशस्त करना। आपको याद रखना है कि COP29 का आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 तक अजरबैजान के बाकू शहर में किया जाएगा। COP28 का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई UAE में। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। जर्मनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं।
तो जर्मनी देश ने अभी हाल ही में कैनाबिस यानी भांग के उपयोग को वैध बना दिया है। जापान को पछाड़कर जर्मनी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप 2023 अपने नाम किया है। जर्मनी की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी बर्लिन है। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर और यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सब मशीन गन का नाम क्या है जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा अस्मी। तो अभी हाल ही में अस्मी नाम की स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सब मशीन गन को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। यहां पर बात आई है FWD-200B की। तो यह भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर मानव रहित विमान है। दुर्गा 2 क्या है? तो यह स्वदेशी लेजर हथियार है। और दृष्टि 10 क्या है? तो यह पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन है। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने 550 अस्मी सब मशीन गन का ऑर्डर अभी हाल ही में दिया है, यानी कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान में ये अस्मी सब मशीन गन शामिल की जाएगी। दोस्तों, इस सब मशीन गन का निर्माण हैदराबाद में स्थित लोकेश मशीन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आपको याद रखना है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉटिंघम ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जैकब फर्नले ने। तो टेनिस खिलाड़ी हैं जैकब फर्नले, तो उन्होंने नॉटिंघम ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया है। बात आई है यहाँ पर कार्लोस अलकराज की, तो इन्होंने इंडियन वेल्स टेनिस खिताब अपने नाम किया है 2024 में। जेनिक सिनर ने मियामी ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया है। और सुमित नागल ने चेन्नई ओपन 2024 में सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया था। नॉटिंघम ओपन 2024 की अगर हम बात करें तो पुरुष एकल का खिताब जीता है जैकब फर्नले ने, और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? केटी वोल्टर ने। आपको याद रखना है कि ये दोनों खिलाड़ी ब्रिटेन से रिलेटेड हैं। नॉटिंघम ओपन का आयोजन किस देश में किया जाता है? यूनाइटेड किंगडम में, और इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब अभी हाल ही में कार्लोस अलकराज ने जीता है, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्विएटेक ने जीता है। मैड्रिड ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब इगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की हैं। और मैड्रिड ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है एंड्री रूबलेव ने, जो कि रसिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 19 जून को। तो 19 जून को हर साल विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। 19 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि ये सिकल सेल क्या होता है। तो दोस्तों, सिकल सेल एक प्रकार का रोग होता है जो कि आनुवांशिक रक्त विकार है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो आरबीसी होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, यानी कि गोल होती हैं। और जब किसी व्यक्ति को सिकल सेल रोग हो जाता है तो उसकी आरबीसी इस प्रकार से मुड़ जाती है, जिन्हें सिकल सेल आरबीसी बोला जाता है। तो इस प्रकार का जब रक्त विकार होता है किसी के शरीर में तो उसे सिकल सेल रोग बोला जाता है। तो अभी हाल ही में 2024 का जो विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है प्रगति के माध्यम से आशा, विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो सिकल सेल के कारण सिकल सेल एनीमिया भी होता है, क्योंकि जो हमारी आरबीसी होती है उसका जीवन काल 120 दिन का होता है। लेकिन जब किसी के शरीर में सिकल सेल रोग हो जाता है तो उसमें आरबीसी का जीवन काल 10 से 20 दिन का हो जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में रक्त की कमी आ जाती है, जिसे सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। भारत सरकार ने
2047 तक सिकिल सेल रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा। पीएम मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तरगला टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में एक नई टनल बनाई जाएगी जिसका नाम होगा छत्तरगला टनल। दोस्तों यहां पर आप देखिएगा, यहां पर स्थित है कठुआ जिला, और कठुआ जिला से अगर श्रीनगर जाना होता है तो अभी ये रास्ता होता है कि पहले जम्मू जाना होता है और फिर उधमपुर से होते हुए और फिर श्रीनगर जाना होता है। लेकिन इसके लिए एक और रास्ता है कि अगर कठुआ से श्रीनगर जाना है तो यहाँ पर छत्तरगला टनल है। अगर ये टनल बन जाती है तो इस रास्ते के माध्यम से यानी कम समय में श्रीनगर पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर छत्तरगला टनल बनाई जा रही है। इस टनल का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा। इसकी लागत होगी लगभग 4000 करोड़ रुपए की। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। तो जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि हैरात का त्योहार मनाया गया है। जम्मू में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जिसका नाम है चिनाब ब्रिज, ये बनाया गया है और ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना जम्मू कश्मीर के कठुआ में की जाएगी। तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। और जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम अभी हाल ही में लागू हो गया है। जम्मू के किश्तवाड़ के केसर को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये सभी करंट अफेयर्स आप नोट कर लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा एनवीडिया। तो एनवीडिया अभी हाल ही में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है और उसने माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों एनवीडिया का जो मार्केट कैप है वो कितना है? 3.34 ट्रिलियन डॉलर का। और एनवीडिया के भारत में 4 इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर हैं जो हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम और बेंगलुरु में स्थित हैं। और आपको याद रखना है कि जो एनवीडिया है यह एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया है। वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? एस्टोनिया। हरपाल सिंह बेदी का निधन हो गया है। वह कौन थे? खेल पत्रकार। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? 172। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ स्थित है जिस पर ट्रेन का ट्रायल पूरा हुआ है? जम्मू में। और तेसम पोंगटे किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। MIFF में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुब्बैया नल्ला मुथु को। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? मुंबई। WWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 बैडमिंटन का खिताब ली जी जिया ने जीता है। उनका संबंध किस देश से है? मलेशिया। मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? केरल में। और भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस अभी हाल ही में रद्द किया है? पूर्वांचल सहकारी बैंक का। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो गोवा के चर्च व मठ को 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी को 1986 में, और मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों को 1986 में, कर्नाटक के हम्पी स्मारक समूह को 1986 में, और महाराष्ट्र की एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 में, कर्नाटक के पट्टदकल स्मारक समूह को 1987 में, और तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है इसे 1987 में, और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है इसे 1987 में, और उत्तराखंड की नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में, और मध्य प्रदेश के सांची के बौद्ध स्मारक को 1989 में
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था के.टी. परनायक किस राज्य के गवर्नर हैं? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टडी करके ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।